चैनल लाइक करा, सब्सक्राइब करा, चैनल वीडियो करा। हाय, मैं स्वयं की मम्मी अनुज बात कर रही हूँ। ऑटिज्म सक्सेस विद स्वयं चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो और स्वयं की सक्सेस जो स्टोरी है उसके बारे में मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूँगी कि स्वयं को ऑटिज्म है ये मुझे कैसे पता चला और मैं कब हॉस्पिटल में गई, इस विषय में मैं आपसे अपनी कुछ अनुभव शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि ये मेरा IVF बेबी है और ये मुझे थोड़ा ज़्यादा एज में हुआ है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी इसके लिए यानी हमेशा से ही सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं इसके लिए थोड़ी पहले से ही थोड़ी ज़्यादा इसके तरफ ध्यान देती थी, क्योंकि ये मेरा IVF बेबी है। तो और ये मुझे थोड़ा ज़्यादा एज में हुआ है, तो इसका डेवलपमेंट बराबर होगा कि नहीं होगा। ये हमेशा ही जब भी इसकी तबीयत ख़राब होती थी, इसको बुखार आता था, तो जब भी मैं अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाती थी तो उनसे यही बात बोलती थी कि इसकी प्रोग्रेस ठीक है क्या, ये बराबर है क्या, क्योंकि मुझे ऐसा डर लगता था कि ज़्यादा उम्र के कारण मेरे बेटे में कुछ ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं होंगे। तो ऐसे ही हमेशा मैं सोचती रहती थी, तो इसलिए मैंने इसके तरफ थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान दिया। तो जब ये 7-8 महीने का हुआ तो ये एक्टिविटीज़ तो बराबर से कर लेता था, लेकिन जैसे मेरे पहले के जो बच्चे थे उनसे और इसके डेवलपमेंट से थोड़ा मुझे डिफरेंस लगता था। और जब जैसे कि मैं एक टीचर प्रोफेशन में हूँ, तो मैं बच्चों को जल्दी से यानी समझ आता है मुझे कि कैसे डेवलपमेंट है उसका, तो इसके लिए मैं इसके तरफ थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देती थी। और जब भी मैं अपने स्कूल से लौट कर आती थी तो ये हमारे घर में जो काकू है इसको देखती थी, तो मैं इसके पास जाती थी तो ये मेरे तरफ आता नहीं था, हंसता भी नहीं था देख के, यानी थोड़ा अलग ही बिहेव मुझे इसका लगता था कि ये क्यों मेरे पास नहीं आ रहा है, क्योंकि दिन भर तो इसकी मम्मी इसको नहीं दिखती ना, ये दूसरों की तरफ रहता है, तो ये क्यों नहीं आता है मेरी तरफ। तो ऐसे में थोड़े सोच में गिर जाती थी। और ये अपने पापा के पास भी नहीं जाता था, और जैसे कुछ भी एक्टिविटी करता रहता हो तो इसका ध्यान नहीं रहता था। तो जैसे जैसे ये बड़ा होते गया, तो जैसे सबसे पहले बाय करना चाहिए, तो ये बाय करना भी नहीं सीख रहा था। हम जब स्कूल जाते थे दोनों भी, तो इसको बोलते थे कि स्वयं बाय, तो ये बाय नहीं करता था। और दूसरी बात कि जब मैं इसको ऐसे गोदी में पकड़ के बाहर घुमाने ले जाती थी, तो इसको मैं बोलती थी कि वो देख चूतई है, वो देख कौवा है, वो देख ये डॉगी है, तो ये उसके तरफ ध्यान नहीं देता था, इधर उधर ही देखता रहता था। और अपने उंगलियों से ऐसे पॉइंट भी नहीं करता था कि जैसे हम नॉर्मल बच्चों को जैसे कुछ भी चीज़ बताते हैं, अरे चिड़िया दिखा, तो ऐसे दिखाते हैं बच्चे, बोलते नहीं लेकिन दिखाते हैं, लेकिन ये ऐसे कुछ भी नहीं करता था। तो मुझे कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हेल्थ से भी बहुत अच्छा था। ये यानी जो बचपन के जो माइलस्टोन होते हैं वो भी इसके बराबर थे, सब कुछ ठीक से चल रहा था, खाना पीना सब कुछ यानी व्यवस्थित अच्छा था। तो जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती, उनसे पूछती कि ये ऐसे क्यों है, यानी पॉइंट नहीं कर रहा है और इसको कुछ समझ नहीं आता है, बाय भी नहीं करता है, यानी इसका हाथ तो वो बोलते थे कि इसका हाथ पकड़ के आप सिखाओ। तो मैं इसका हाथ पकड़ के सिखाती ना, तो ये ऐसे 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 करता था, यानी ऐसे नहीं करता था। तो ऐसे धीरे धीरे समय जा रहा था। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद मुझे ये पता चला कि जैसे ये रो रहा है तो बहुत ही रोता था। तो जैसे अपने नॉर्मल बच्चों को हम कहते हैं कि अरे मत रो, वो देख वो भूत आ जाएगा, या कोई ऐसी डरावनी बात बता देते, तो बच्चे ऐसे घबरा के मम्मी के गोदी में आके बैठ जाते, यानी कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं करते या रोते नहीं, रुक जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जैसे ये रोने बैठ गया, मैं कितना भी समझाऊं, कितना भी डर दिखाऊं, लेकिन इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता था।
रात के समय भी वही था कि इसको नींद नहीं आती थी, बहुत मस्तियाँ करता रहता था बेड के ऊपर। यानी मैं इसको कितना भी बताऊं कि ये खिड़की से आवाज आ रहा है, चोर आए हैं, लेकिन फिर भी इसे कुछ भी असर नहीं पड़ता था। यानी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो मैं फिर अपने डॉक्टर के पास जाती थी और उनको बोलती थी कि इसे डर भी नहीं लगता है। मैं जैसे इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ तो ये सोता नहीं है, यानी ऐसा आवाज करती हूँ बाहर, ऐसा डरावना आवाज निकालती हूँ, फिर भी ये डरता नहीं है, तो ऐसा क्यों है। तो उन्होंने मुझे फिर एक डॉक्टर के पास, जो मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे तो इस प्रकार के कोई डॉक्टर नहीं है या कोई ऐसा थेरेपी सेंटर वगैरह नहीं है, सिर्फ चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो मैं दूसरे गाँव ने गई का था, तो थोड़ा सा मुश्किल ही था ट्रैवलिंग करने में, लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि जैसे ये खेलता था ना, तो खेलते समय अगर मैं इसके पास जाऊं तो इसको आवाज लगाऊं स्वयं, तो ये ऐसे मुड़कर नहीं देखता था। इसके कान के बाजू में ऐसा हाथ लगाऊं तो ये ऐसे मुड़ता नहीं था। तो शुरुआत में मुझे, जैसे मैं ये डॉक्टर को बताती थी कि इसको अगर मैं आवाज दूं ना तो ये ध्यान नहीं देता है, इसके कान के तरफ ऐसे ताली बजाऊं तो भी वो नहीं देखता है। ऐसे जैसे ये खेल रहा है और मैं स्कूल से आई, मैंने दरवाजा खटखटाया तो भी ये नहीं देखता है। तो पहले डॉक्टर बोलते थे मेरे कि इसके कान में कुछ प्रॉब्लम होगा, यानी इसको सुनाई नहीं देता होगा, या नहीं तो कम सुनाई देता करता था। तो फिर ये क्या है, ये कुछ मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। और इसके खेलने की जो ये है वो कैसे इसके खेलने का तरीका कुछ अलग ही था कि जैसे इसको जो भी मैं खिलौने लाके देती थी ना, वो उनसे खेलता नहीं था, उनको ऐसे लाइन से लगाता था, ऐसे लाइन लगाता था। जैसे बाहर के जो हमारे स्टैंड पे रखे हुए जो शूज है या चप्पल है, सैंडल है, उनको भी ऐसे लाइन में लगाता था। यानी हर वक्त कोई भी चीज इसके पास हो वो उसको लाइन से ही लगाता था, और ऐसे गोल 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 घूमता रहता था, ऐसे अलग प्रकार की आंखें करके घूमता रहता था। तो ये कुछ मैंने ऐसे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे जब बताया कि नहीं आपको दिखाना पड़ेगा इसका डेवलपमेंट के बारे में, तो मैं पहले जिस डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैंने बताया, तो उन्होंने इसके तरफ ऐसे लाइट डाला इसके आंखों के ऊपर, तो ये ऐसे अलग अलग ऐसे आंखें मिचकाने लगा, और इसका इंटरेस्ट एक अलग ही चीज पर था उस दवाखाने में। तो डॉक्टर इसको कुछ भी ऐसे करते ना इधर उधर, तो ये ध्यान नहीं दे रहा था। तो उनको समझ में आ गया, लेकिन उन्होंने मुझे पहले बताया नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि इसका दिमाग अलग है और ये कोई दवाई से या मेडिसिन से ठीक नहीं होने वाला है, महंगी है थोड़ी दवाइयाँ आपको लेनी पड़ेंगी, और आप बोलेंगे कि इतनी महंगी दवाई लेकर भी मेरे बेटे को आराम क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना ही उन्होंने कहा। और एक होम प्रोग्राम के लिए मुझे भेज दिया। वहाँ पे जो थेरेपिस्ट थी उन्होंने मुझे बहुत सारा, यानी ऐसा एक लंबा सा होम प्रोग्राम दिया, और आप ये करो बोले घर में। तो कोरोना का समय था, तो यानी जो सेंटर थे वो सब बंद थे, सब थेरेपी वगैरह सब बंद थी। तो मैं घर में आई, और घर में आने के बाद वो इसकी जो दवाई थी वो हमने स्टार्ट की, और जो उन्होंने होम प्रोग्राम दिया था तो मैं थोड़ा थोड़ा लेती थी, लेकिन ऐसा ये बैठता ही नहीं था। जो भी उन्होंने बताया था वो मैं कर नहीं सकती थी। तो ऐसे करते करते 1-2 महीने हो गए, और फिर से इसको इसकी जब तबीयत बिगड़ी तो मैं फिर से जो मेरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनके पास गई, और उन्हें बताया कि आपने जो डॉक्टर बोले हैं ना, तो उनकी तो दवाइयाँ सब शुरू है, लेकिन इसमें कुछ भी मुझे ऐसे चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जो भी उन्होंने प्रोग्राम दिया है तो उससे भी इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो आप मुझे सब और अच्छे से अच्छे डॉक्टर बताओ, ऐसे मैंने उनसे कहा। तो उन्होंने फिर मुझे दूसरा एड्रेस दिया, और जब मैं उनके तरफ गई तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे और मेरे हस्बैंड को समझाया कि मेरे स्वयं को क्या प्रॉब्लम है। तब ये यानी 1.5 साल का वगैरह होगा। तो उन्होंने बताया कि इसे जो प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको कुछ असिस्टमेंट देनी पड़ेंगी, कुछ टेस्ट देने पड़ेंगी, तो उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम है।
तो उन्होंने फिर कुछ मेरे असेसमेंट लिए, मेरे हस्बैंड के साथ बैठकर कुछ क्वेश्चन पूछे और उसके बाद ये समझ में आया कि मेरे बेटे को माइल्ड ऑटिज्म है। तो माइल्ड ऑटिज्म है तो ये तो मैंने कभी सुना नहीं था, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों में और मेरे जो पहला बेटा है बेटी थी तो उन्हें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, या मेरे आजू बाजू में ऐसे मैंने ये सुना नहीं था कि क्या ऑटिज्म क्या होता है, ये मैंने सुना नहीं था। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि जैसे मैं मराठी हूँ तो मराठी में उसे स्वमग्नता बोलते हैं, और ये मेरा जो प्रोफेशन है उसमें ये वर्ड आता है। तो उन्होंने समझाया कि ये जो इसको ऑटिज्म है ये बहुत ही मिनिमल टू माइल्ड लेवल का है, अगर इसके ऊपर कोई भी दवाई नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये क्या है तो डिफिकल्टी है। और इस डिफिकल्टी पर कोई भी दवाई नहीं है। अगर ये बीमारी होती तो बीमारी के ऊपर मेडिसिन होती है, डिफिकल्टी के ऊपर सिर्फ हम हेल्प कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपके बेटे की हेल्प करनी है कि उस डिफिकल्टी से वो बाहर निकल सके। और जो हम मेडिसिन देंगे वो मेडिसिन सिर्फ सप्लीमेंट का काम करेंगी, कि जो भी आप पढ़ा रहे हो, जो भी आप सिखा रहे हो, तो उससे इसे सीखने में, पढ़ने में थोड़ी मदद हो जाएंगी। तो इस प्रकार उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। और दूसरी बात ये बताई कि अगर ऑटिज्म वाले लड़कों को अगर हम थेरेपी नहीं देंगे या उनकी मदद नहीं करेंगे, इजी वर्ड में बताऊंगी, तो वो ठीक तो हो जाएंगे बड़े होकर, लेकिन वो उसके उम्र के जो बच्चे हैं दूसरे, उनसे वो पीछे रहेंगे। ऐसे उन्होंने समझा। जैसे कि अभी स्वयं 1.5 साल का है, तो 1.5 साल के बच्चे को जो आता है वो स्वयं को नहीं आता है, लेकिन 3 साल के बाद उसको वो जरूर आएगा। लेकिन क्या होगा कि इसके उम्र के जो बच्चे हैं वो 3 साल का अचीवमेंट करेंगे, और मेरा बेटा 3 साल का होकर भी 1.5 साल वाला अचीवमेंट करेगा, या उससे कम भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है। यानी अलग अलग बच्चे का अलग अलग डेवलपमेंट होता है, ऐसे उन्होंने समझाया। जैसे बताया कि अभी आपका स्वयं यहाँ पे है और दूसरा बच्चा भी यहाँ पे है, तो स्वयं को डिफिकल्टीज है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल बच्चा ऐसे 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 आगे जाएगा और स्वयं ऐसे जाएगा, और ये जो गैप है ये गैप और से ऐसी बढ़ती जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि इसको जो डिफिकल्टीज है, अगर उसको हम हेल्प करेंगे तो ये जो गैप है ना, वो गैप इतनी आ जाएंगी, ऐसे उन्होंने समझाया। अभी आपका बेटा 10 में से अगर उसको 2 मार्क्स मिलते हैं, इस भाषा में भी उन्होंने मुझे समझाया कि अगर आपके बेटे को 10 में से 2 मार्क्स मिलते हैं और इसके उम्र के लड़के को 5, 6, 8, 9, 10 आउट ऑफ भी मिलते हैं, तो अगर हम थेरेपी नहीं लेंगे, मदद नहीं करेंगे, तो ये 2 पर ही रहेगा या ज्यादा से ज्यादा 3 पर जाएगा। लेकिन अगर हम हेल्प करेंगे, इसको मदद करेंगे, तो ये 5, 6 और 7 तक भी जा सकता है। तो इसीलिए पेरेंट्स हमें अपने बेटे की हेल्प करनी है, किसके द्वारा, तो थेरेपी के द्वारा। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आपको यहाँ पे रुककर इसकी थेरेपी 6 महीने करनी पड़ेगी, तभी इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो पेरेंट्स, लेकिन मैं वर्किंग हूँ, मैं इतनी छुट्टियाँ नहीं ले सकती थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ 1 ही महीना रुक सकती हूँ यहाँ पे और ये थेरेपी करवा सकती हूँ डेली आके। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कम से कम आपको 3 महीने तो भी करना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन मैं तो उतनी छुट्टियां नहीं ले सकती थी, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 2 महीने की छुट्टी ली पेरेंट्स। और 2 महीने में जहाँ पे सेंटर था वहाँ पे मेरे रिश्तेदार रहते हैं, उनके घर में मैं रुकी 2 महीने, और 2 महीने में इसे डेली सेशन के लिए लेके जाती थी। आधे घंटे का सेशन रहता था, और जाते समय भी यानी बहुत सारे पैसे मेरे इन्वेस्ट हो गए इसमें। पहले तो ये IVF बेबी है तो उसके तो 5 लाख अलग से लगे, लेकिन
बाद में ये प्रॉब्लम हुआ तो उसके भी ऊपर मुझे जैसे पैसे लगे। मंथली जो मेडिसिन होती थी वो 2-3 हज़ार की होती थी, और ये थेरेपी, तो थेरेपी के लिए भी अगर मैं बस से जाऊँ तो भी मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम थे। अगर मैं टिकट निकालने जाऊँ तो ये मेरे हाथ छोड़कर भाग जाएगा, ऐसे मुझे लगता था। तो मैं ऐसे स्पेशल गाड़ी करके सेंटर पे जाती थी, और वहाँ पे आधा घंटे का मुझे 300-400 रुपये देना पड़ता था, और ट्रैवलिंग के भी अलग से 300 रुपये। तो ऐसा रोज का खर्चा मेरा बहुत सारा था, और आधे घंटे तक ही वो थेरेपी चलती थी। और उन्होंने मुझे कहा था कि जब तक ये अच्छे से सेटल नहीं होता, अच्छे से काम डाउन नहीं होता, अच्छे से इसमें सिटिंग नहीं आ जाता, तब तक हम इसकी ग्रुप थेरेपी भी नहीं लेंगे। तो आपको सिर्फ इसकी ओटी करवानी है और सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करना है। तो इस प्रकार मेरे बेटे का डायग्नोसिस हुआ, और मैं वहाँ पे रुकी, और ऐसे 2 महीने मैं कंटिन्यूअसली थेरेपी सेंटर जाया करती थी। और जैसे जैसे यानी 1.5 महीना हो गया, उसके बाद मैंने इसकी पहली ग्रुप थेरेपी करवाई। तो उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होता था ग्रुप थेरेपी में, यानी वो ग्रुप थेरेपी के भी पैसे मेरे ऊपर बैठते थे, लेकिन मैं करवाने के लिए जाती थी। तो जब भी मेरे थेरेपिस्ट इसकी कोई भी एक्टिविटी लेती, तो मैं उस एक्टिविटी के बारे में उनसे पूछा करती थी कि इसे क्या फायदा होगा, ये आप जो इसके साथ ले रही हो। क्योंकि मैं बैठती थी वहाँ, बाकी के जो पेरेंट्स थे ना, उनके वो बाहर बैठते थे और उनके बच्चे थेरेपिस्ट के साथ बैठे थे, लेकिन मैं मेरे बेटे के साथ बैठती थी। मेरी थेरेपिस्ट बोलते भी थे कि आप बाहर बैठो, लेकिन मैं बोलती थी कि नहीं, मुझे देखना है कि आप किस प्रकार एक्टिविटीज करवाते हो और उनसे क्या फायदा होता है। तो मैं उनके बाजू में बैठकर वो किस प्रकार करती है काम, वो देखती थी और उनसे पूछती थी। तो वो मुझे ये बताती कि देखो, हम तो यहाँ आधा घंटे लेता है, आपको घर में थेरेपी लेनी पड़ेगी, तभी आपके बेटे में इम्प्रूवमेंट नजर आएगा और वो अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए पेरेंट्स, मैंने मेरे बेटे के साथ घर में काम किया, प्रोडक्ट खरीदे और डेली उसके साथ मैं थेरेपी घर में करती थी, प्रैक्टिस लेती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने अपने बेटे के साथ काम किया है, तभी मेरे बेटे में इम्प्रूवमेंट आया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे और आपसे मेरे अनुभव शेयर करने में मदद मिले। तो पेरेंट्स, मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए।